हेलो व्यूअर्स, माइनिंग मेड इजी बाय अतुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल दुबे और आज हम लोग माइन मशीनरी का 6th वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हॉलेज ट्रैक्स और टब्स का मूवमेंट कैसे होगा। इसमें हम लोग बहुत क्लियरली देखेंगे कि ट्रैक्स का डायमेंशन क्या होता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं। मतलब ट्रैक्स में जैसे रेल, स्लीपर, बैलेस्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद टब्स का अटैचमेंट देखेंगे कि टब्स को हम लोग कपल कैसे करते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड जो लेजिस्लेशंस वगैरह हैं वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिकेशंस का बात कर लेते हैं कि जो हम लोग हॉलेज ट्रैक्स में रेल यूज करते हैं उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा। तो हम लोग का सबसे पहला स्पेसिफिकेशन है कि वो उसका फ्लैट बॉटम होना चाहिए। जो रेल यूज करेंगे उसका बॉटम जो है, देखिए इस पिक में दिख रहा है, इसका बॉटम फ्लैट है। ओके, उसके बाद उसका जो वजन होगा प्रति मीटर रनिंग मीटर में 15 किलोग्राम उसका कम से कम वजन होना चाहिए। और उसके बाद भी डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस कि कितना भारी हम लोग यूज कर रहे हैं, हो सकता है लोकोमोटिव्स में से बदल जाता है ना। या फिर हम लोग जब जैसे लॉन्ग वॉल का ही बात कर लेते हैं, लॉन्ग वॉल में जब सैल्वेजिंग करते हैं हम लोग इक्विपमेंट्स का, तो उसमें 30 पाउंड से हटा के 60 पाउंड हम लोग रेल लगा लेते हैं, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन है। ओके, लेकिन रोप हॉलेज के केस में 15 किलोग्राम पर मीटर हम लोग यूज करते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं उसके रेल के पार्ट्स के बारे में। तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम लोग कॉलर बोलते हैं, ये जो दिख रहा है यहाँ पे। और सबसे पहले नीचे देख लेते हैं, नीचे वाले को फ्लेंज बोलते हैं। और कॉलर और फ्लेंज के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम लोग वेब बोलते हैं। ओके, यहाँ पर दिखाया गया है एक अरेंजमेंट कि कैसे हमारा ये जो रेल्स है इसके ऊपर हमारा टब्स चल रहा है। टब्स तो हमारा एक्चुअली में क्या रहता है कि टब्स के नीचे व्हील एंड एक्सल लगे रहते हैं, तो यही पूरा अरेंजमेंट दिखाया गया। ओके, अब बात कर लेते हैं स्लीपर्स का। जैसे ये पिक में दिखाया गया कि ये रेल्स हैं और इसमें हम लोग स्लीपर्स लगाए हैं। अब देखिए बात क्या है कि जब भी रेल को हमको फिक्स करना रहता है, हम लोग सब देखे हैं माइंस में अपने, कि जब भी हम लोग रेल्स को फिक्स करते हैं तो उसको क्या करते हैं, बीच बीच में स्लीपर लगा देते हैं। लेकिन इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस होता है, तो वही हम लोग देखेंगे कि मिनिमम कितना होगा। तो स्लीपर का जो मिनिमम लेंथ होगा वो हमारे ट्रैक गॉज के बराबर होगा। और ट्रैक गॉज होता है हमारा 60 सेंटीमीटर। तो मिनिमम लेंथ कितना हुआ स्लीपर का, 60 सेंटीमीटर। ओके, और जनरली जो है हम लोग 1.5 मीटर का लेंथ का यूज करते हैं स्लीपर, सो दैट उसमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। हम लोग ये चीज जानते हैं कि एरिया जितना बढ़ता है उतना प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहता है, इसीलिए 1.5 मीटर ऐसा देखा गया एक साइज देके कि जो इकोनॉमिकल भी रहे और अच्छा हमको लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दे। ओके, उसके बाद ये जैसे यहाँ पे एक स्लीपर दिख रहा है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग विड्थ बोल रहे हैं। ये हो गया इसका थिकनेस, ये वाला थिकनेस हो गया, और ये हो गया इसका लंबाई एल। ओके, तो ये एल जो है ये हमारा 60 सेंटीमीटर से 1.5 मीटर तक होता है, यानी कि 150 सेंटीमीटर। और इसका जो विड्थ होगा ये 15 सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। और जो थिकनेस होगा वो 10 सेंटीमीटर हमारा कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अब बात आई कि स्लीपर्स कितने दूर पे लगाना है हमको, है ना। तो स्लीपर का जो डिस्टेंस होगा वो 85 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 60 टू 85 सेंटीमीटर मान के चल सकते हैं हम लोग, है ना। और उसके बाद जहां भी हम लोग रेल्स को ज्वाइन करेंगे, अब ऐसा थोड़ा ना कि मान लीजिए हमको 100 मीटर तक रेल बिछाना है माइन में, तो 100 मीटर का रेल मैन्युफैक्चर करके आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं। एक निर्धारित लेंथ का आता है हमारा रेल। तो जहां भी रेल्स हम दो रेल्स को जोड़ते हैं वहां पर एक स्लीपर तो जब जोड़ेंगे उस पॉइंट पे देंगे, और ये जहां पे भी जोड़ रहे हैं उसके इस तरफ और इस तरफ, मतलब दोनों तरफ एक एक स्लीपर देते हैं हम लोग। ओके, अब देख लेते हैं कि जोड़ेंगे कैसे हम लोग रेल को। तो उसको जोड़ते हैं हम लोग फिश प्लेट के मदद से, ठीक है ना। यहाँ जो पिक में दिखाया गया कि ये देखिए यहाँ पे दो रेल्स हैं और इसमें होल्स रहते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर रेल के दोनों एंड में दो दो होल रहेगा, एक इस एंड में और इसका जो इधर वाला एंड होगा उसमें भी दो होगा, सिमिलरली इसमें भी होगा। तो जब दोनों आके मिलेंगे उसके बाद एक फिश प्लेट लगाएंगे और इसमें हम लोग नट बोल्ट से टाइट कर देंगे। लेकिन जो हम लोग माइंस में रोप कॉलेज में यूज करते हैं रेल्स, वो कुछ ऐसा नहीं होता है। उनका एंड्स उनका एंड्स अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ड्रॉ करके। मान लीजिए जैसे ये यहाँ पे एक रेल है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, जो एक्चुअल वो बना देते हैं। एक्चुअल कुछ ऐसा होता है, इसमें मान लीजिए 4 आपका होल्स है और ये है आपका ऐसा। ठीक है, अब इसको समझने का क्या तरीका, ये दोनों पार्ट्स जो हैं अलग अलग है। ये रेल का ये जो एडिशनल पार्ट जो बनाए हैं इसमें मान लीजिए ऐसा है,
ठीक है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, इसमें भी 4 होल, इसमें भी 4 होल, और ये हमारा जो है ये रेल है, पूरा सेक्शन है, ये वाला एंड है पर्टिकुलर जो पिक में दिख रहा है। ओके, अब ये वाला एंड दूसरा रेल के लिए आके मान लीजिए इसमें लगा। अब क्या होगा, जब इसमें आके लगेगा तो इन ये बीच वाला और ये वाला पार्ट, इन तीनों को हम लोग एक बोल्ट यहां से घुसाएंगे और यहाँ निकलेगा और नट से टाइट कर देंगे फिश प्लेट लगा के। ओके, समझ गए? जैसे यहाँ पे यहाँ के बीच में ये आके लगेगा और इन तीनों को नट बोल्ट से हम लोग टाइट कर देंगे, और इसके इस पर्टिकुलर एंड में हम लोग किसी एक तरफ, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, फिश प्लेट लगा के अगले ओर में हम लोग नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं। ओके, तो ये है जो एक्चुअल होता है। देखिए कि और पिक है यहाँ पे फिश प्लेट का। अब बात कर लेते हैं कि स्लीपर्स को कैसे, मतलब स्लीपर्स के ऊपर कैसे हम लोग रेल्स को फिक्स करते हैं। तो रेल्स को फिक्स करने का तरीका है डॉग नेल यूज करके। ओके, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है। सबसे पहले इसका स्पेसिफिकेशन का बात कर लें तो जो सर्कुलर बोलता है हम लोगों को, सर्कुलर के हिसाब से जो डॉगनेल का जो लेंथ होगा वो होगा स्लीपर का जो थिकनेस है उससे 1 सेंटीमीटर कम होगा। ये हो गया इसका लेंथ, कितना डेप्थ में ये जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कैसे फिक्स किया जाता है रेल को। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 डॉगनल्स यूज करते हैं, 2 आउटसाइड में लगाते हैं और एक इनर साइड में लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेल हमारा है, यहाँ हम स्लीपर लगा रहे हैं, तो एक यहाँ लगाएंगे और 2 इस तरफ लगाएंगे, क्योंकि अच्छा एंकरिंग होता है, अच्छा से वो पकड़ के रखेगा रेल्स को, और जब मेरा भारी लोड बहुत स्पीड से पास करेगा तो रेल्स को कुछ नुकसान नहीं होगा और आराम से डिरेलमेंट भी नहीं होगा। इस चीज के लिए वो आराम से पार हो जाएगा टप्स हमारा, इसीलिए हम लोग 3-3 लगाते हैं, है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं कि बैलेस्ट। बैलेस्ट मतलब पैकिंग कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो है, डीजीएमएस का एक सर्कुलर भी था कि हम लोग जो भी बैलेस्ट यूज करते हैं, बैलेस्ट मटेरियल यूज करते हैं, उसमें कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं होना चाहिए या फिर कार्बोनेशियस मटेरियल नहीं होना चाहिए। क्यों? आग लगने का टेंशन होता है इसीलिए। और जो स्टैंडर्ड बुक्स बताती है हम लोगों को कि जो हमारा इनकम्बस्टिबल मटेरियल बैलेस्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं पैकिंग के लिए, उनका साइज जो होगा 50 to 60 mm। अब भाई बात करते हैं कि आखिर क्यों बैलेस्ट हमको करना पड़ रहा है, बैलेस्ट क्यों करते हैं हम लोग, पैकिंग क्यों करते हैं रेल्स का। तो क्या करता है, जो भी बैलेस्ट मटेरियल रहेगा, मान लीजिए आपका स्लीपर है यहाँ पे और रेल्स लगा हुआ है और इसमें आप पैकिंग कर दिए, इसके चारों तरफ पैकिंग कर दिए, तो ये क्या करता है कि एक इवन बेड प्रोवाइड करता है जिसपे आपका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा चीज, ये एक ऐसा बेड प्रोवाइड करेगा इन स्लीपर्स और रेल के कॉम्बिनेशन को, मतलब इन ट्रैक्स को, जो कि एक कुशनिंग इफेक्ट देगा। ओके, ऐसा नहीं होगा, हम लोग तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग ट्रैक्स बिछाते हैं तो सॉलिड ग्राउंड ले आते हैं, उसके बाद सॉलिड ग्राउंड के ऊपर ही बिछाते हैं। ऐसा नहीं कि लूज डेबरी है उसके ऊपर आप ट्रैक बिछाने लगेंगे, ऐसा नहीं। सबसे पहले हमको सॉलिड ग्राउंड लाना होगा, उसके ऊपर ट्रैक बिछाएंगे, उसके बाद पैकिंग करते हैं। तो वो क्या करता है कि मान लीजिए अब घर नहीं ना है जो आप प्लास्टर करके रखे हैं, वो तो आपका रॉक है, तो उसमें क्या होगा, कहीं उबड़ खाबड़ है, तो वहां पर कुशनिंग इफेक्ट ये अच्छा देगा और मेरा ट्रैक्स इवन रहेगा, इसलिए हम लोग पैकिंग करते हैं, ये भी एक रीजन है। और सबसे लास्ट रीजन क्या है कि स्लीपर्स को वो अच्छे से होल्ड करके रखेगा आपका बैलेस्ट मटेरियल। ओके, अब बात कर लेते हैं टब्स का। टब्स का स्पेसिफिकेशन देखने से पहले हम लोग टब्स को डिफाइन कर लेते हैं कि जनरली टब्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो टब्स क्या है, एक व्हील माउंटेड बॉक्स है जिसका ओपन एंड, जैसे यहाँ पे पिक में आप देख रहे हैं, जिसका ऊपर वाला एंड इज ओपन टू स्काई और या फिर ओपन टू बाइन एयर, जो भी बोलिए आप। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो भी ब्लास्ट या कट मटेरियल जो भी है उसको हम लोग फिल करके ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये हुआ टब का डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं कि टब की कैपेसिटी कितनी होती है। तो टब की कैपेसिटी 1 टन कम से कम होता है। ओके, उसके बाद इसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो इसका पार्ट सबसे पहला देखिए, एक अपर फ्रेम हो गया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पिक में हम लोग देख लेंगे, लोअर फ्रेम एक होता है, व्हील्स होते हैं, एक्सल व्हील एंड एक्सल होगा। उसके बाद यहाँ पे बफर रहेगा, वो सब कुछ हम लोग आगे के पिक्स में अभी देखने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर डी लिंक रहेंगे दोनों एंड्स में। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ये पिक है, ये हो गया आपका अपर फ्रेम जिसको हम लोग बॉडी बोल रहे हैं। ओके, इसमें क्या रहता है, ये क्या रहता है कि ये हम लोग का जो अंडर फ्रेम है, इसके ऊपर, ये हो गया अंडर फ्रेम, इसके ऊपर
ये पूरा पार्ट रिवेटेड रहता है। देखिए इस ये वाले जगह पर ये रिवेटेड रहेगा। ओके, और उसके बाद इसको एक मतलब ये तो एक बॉक्स है, तो बॉक्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंड्स दे देते हैं 3, एक सबसे नीचे, एक सबसे ऊपर और एक बीच में। ओके, उसके बाद ये जैसा कि डेफिनेशन में ही देख लिया कि व्हील माउंटेड है। व्हील माउंटेड अगर नहीं रहेगा तो मूवमेंट कैसे करेगा, इसीलिए इसको व्हील पे माउंट करते हैं। उसके बाद इनको अटैच करने के लिए हम लोग डी लिंक्स का यूज करते हैं, दोनों एंड्स पे डी लिंक्स रहते हैं, ये हम लोग आगे के पिक्स में देखेंगे। ओके, चलिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए ये आपका एक्सल है, व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसके बाद ये आपका डी लिंक है, डी लिंक को हम लोग ड्रॉ बार से कनेक्ट किए हैं। देखिए यहाँ पे ड्रॉ बार से कनेक्टेड है, किस पे कनेक्टेड है, हमारा अंडर फ्रेम में। अंडर फ्रेम भी नेक्स्ट पिक में हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा साइड का व्यू हो गया टब का, है ना। उसके बाद ये हो गया व्हील। अब कमेंट प्लीज मत करिए कि टायर पंचर है क्या, तो जैसा हमसे बना वो हमने बना दिया, तो है ना। तो व्हील्स में क्या क्या रहता है कि 5 स्पोक होगा, इसमें हमारा एक्सल लगा रहता है, और ये बाहर वाला चीज हमारा व्हील हो गया। ओके, और व्हील में जैसे यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट इसको मिटा दें, जैसे ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये हो गया हमारा ग्रूव, जो कि हमारा रेल्स के ऊपर जाएगा, है ना। मतलब रेल तो रेल इसके ऊपर रहेगा और ये रेल के बगल से रहेगा ताकि ग्रिपिंग अच्छा रहे। ओके, ये हो गया हमारा अंडर फ्रेम। अंडर फ्रेम के ऊपर ही ये अपर पार्ट फिक्स किया हुआ रहता है, जैसे यहाँ यहाँ सब रिवेट किए हुए रहते हैं ये जितने पॉइंट्स हैं। ओके, इसमें एक चीज रह गया था, वो है हमारा ड्रॉ बार। अब देखिए यहां तक तो हमारा आ गया टब, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट में हमारा आ गया टब। अब इसके इस साइड जो भी निकला हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। इस बफर का लंबाई जो बाहर निकला हुआ होता है ये कम से कम 10 सेंटीमीटर होता है। और हम लोग जब लेजिस्लेशन डिस्कस करेंगे कि दो टब्स के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए कपलिंग के टाइम में, मतलब वो जो बीच वाला गैप रहता है वो 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो उस टाइम देखेंगे। ऐसे बता देते हैं कि जब 20 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा तो आप उसको कपल अच्छे से नहीं कर पाएगा, जो भी उसको कपल करेगा उसका हाथ दबने का चांस रहेगा, या फिर सी चेन लगाने में उसको बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जैसे अब बात कर रहे थे हम लोग सी चेन का, तो सी चेन यहाँ एक पिक है, यही एक्चुअल पिक है सी चेन का। यहाँ पे जैसे हम लोग एंडलेस में भी, डायरेक्ट ट्रोपोलॉजी में भी ये पिक देखे थे, इन दोनों टब्स को हम लोग अटैच कर रहे हैं सी चेन से। ओके, अब चलिए थोड़ा सा एक्चुअली देख लेते हैं कैसे होता है। मान लीजिए ये आपका टब है, 2 टब्स है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक डी लिंक इसका निकला हुआ है, यहाँ पर एक डी लिंक निकला हुआ है ना। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सी चेन को ऐसे अटैच कर देंगे, और ये हमारे टब्स जो है आराम से यहाँ पर, मान लीजिए इस डी लिंक से हम रस्सा को अटैच कर दिए तो ये इधर जाएगा, अपना खींच के ले जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका सी चेन का अरेंजमेंट। एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये सी चेन है और यहीं पे ये हम लोग अटैच कर देते हैं डी लिंक में। ओके, अब देखिए इस पर्टिकुलर पिक में वो जो 20 सेंटीमीटर वाला बात था कि गैप हम लोगों को रखना है, वो यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हो सकता है। जैसे देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में कितना कम गैप है। अब इससे भी कम गैप कर दीजिएगा तो क्या ये कपलिंग हो पाएगा, यहाँ पे जो भी आदमी कपल करेगा इसको कपल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग 20 सेंटीमीटर का गैप कम से कम देते हैं। ओके, दूसरा चीज जो रेगुलेशन कहता है, रेगुलेशन ये कहता है कि जहां भी आप कपल अनकपल कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपका ट्रैक है, ये ट्रैक से किसी भी साइड, इस साइड या इस साइड, इस ट्रैक के 1 मीटर कम से कम फ्री स्पेस होना चाहिए, जिससे कि ये पर्टिकुलर आदमी जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो काम कर रहा है कपल को टब मींस टब्स को कपल अनकपल कर रहा है, ये काम वो आसानी से कर सके, है ना। दूसरा चीज रेगुलेशन ये भी कहता है कि जहां पे 2 ट्रैक चल रहे हैं एडजेसेंट, मतलब एंडलेस के केस में, वहां पर इन दोनों ट्रैक्स के बीच में 1 मीटर का गैप होना चाहिए कम से कम, ताकि यहाँ पर भी टब्स का अगर थोड़ा सा भी यहाँ से डिरेलमेंट होता है तो दूसरे को अफेक्ट ना कर दे, पहला पॉइंट। दूसरा चीज, यहाँ पर लाइन के बीच में जैसे ये अपना काम कर रहे हैं, इनको कोई दिक्कत ना हो। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा डायरेक्ट रो फॉलेज के केस में, इससे इस साइड में कम से कम 1 मीटर का दूरी रखा गया है। इस तरफ जगह नहीं है तो इस साइड रखा गया है, और वो भी क्लियर स्पेस है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वो आराम से काम कर सकता है वहां पे, जो भी आदमी को कपल अनकपल करना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे।
अब बात कर लेते हैं सुपर एलिवेशन का। तो यहाँ जो लिखा है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली हम लोग डेफिनेशन में मतलब समझने के लिए चले जाते हैं। जैसे देखिए यार क्या होता है, हम लोग सबको ये जानते हैं कि हमारा जो भी हॉलेज ट्रैक है वो स्ट्रेट नहीं जाता है। मान लीजिए 20 पिलर जाना तो एकदम स्ट्रेट नहीं जाएंगे, हो सकता है कि 5 पिलर गए, उसके बाद एक कर्व आया, फिर इधर से 15 पिलर आगे चल गए। तो ये जो कर्व है इसमें भी क्या हम स्ट्रेट बिछाएंगे? स्ट्रेट नहीं बिछाएंगे। जब स्ट्रेट बिछाया जाता था, मान लीजिए जब कर्व पे हम लोग स्ट्रेट बिछाते थे एकदम, ठीक है, दोनों स्ट्रेट मतलब क्या, दोनों का लेवल सेम हो, रेल्स का लेवल सेम हो, ठीक है। जब रेल्स का लेवल सेम रहता था तो जब कर्व में जाता था हमारा टब्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमारा टब्स गिर जाता था, ठीक है। तो इसमें बहुत रिसर्च हुआ, उसके बाद सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट लाया गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आउटर साइड का टब है, मान लीजिए आउटर है, इसको हम लोग थोड़ा सा उठा देते हैं, मतलब लेवल में अंतर कर देते हैं। जैसे ये थोड़ा सा होगा और ये ऐसा नहीं होगा यहाँ पर चल गया यहीं रह गया, तो फिर मौत का कुआं थोड़ा ना है। जैसे यहाँ है और उससे थोड़ा सा नीचे कर दिए, नीचे वाला ट्रैक, इनर वाला ट्रैक, ओके। तो इसमें क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक्ट करेगा ही, लेकिन ग्रेविटी का कंपोनेंट इस तरह का हो जाएगा कि ये जो एक्सल है, इस एक्सल के दोनों साइड इक्वल वेट रहेगा और हमारा आराम से वो कर्व नेगोशिएट करके टब्स चले जाएंगे, ओके। एक बार फिर समझ लेते हैं, जब हम लोग लेवल कर दिए थे दोनों रेल्स को, तो उस टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ एक्ट करता है, जब हम लोग किसी कर्व में घूमते हैं, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण टब्स डिरेल हो जाते थे। क्यों डिरेल हो जाते थे? क्योंकि इसमें लोड है और इसका जो ग्रेविटी है वो एक तरफ हो जाता था, तो मतलब दो फोर्स ऐड हो गए ना, तो दो फोर्स एक जगह अगर ऐड हो गए तो टब्स गिर जाता था। अब इसका समाधान निकालने के लिए सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट लाया गया। सुपर एलिवेशन में क्या था कि हम लोग एक ट्रैक का लेवल थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इनर वाले के कंपैरिजन में, और उस टाइम क्या होता था, ग्रेविटी का कंपोनेंट थोड़ा सा इस इधर चला जाता, थोड़ा सा आउटर की तरफ चला जाता था, जिससे क्या होता था कि जो एक्सल है उस, अगर एक्सल के बीचों बीच हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो उसके दोनों साइड बराबर लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता था और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो जिसके कारण हमारा कर्व्स आराम से टब्स नेगोशिएट कर लेते थे, पार कर जाते थे, ठीक है। ये था हमारा सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट। अब सुपर एलिवेशन कितना होगा, तो ट्रैक गॉज जितना भी है, मान लीजिए आपका ट्रैक गॉज ए है। अब उसके बाद आपका मान लीजिए जैसे वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ आपका जो भी कर्व होगा इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 9.81 हम लोग लेते हैं, या फिर 10, आप जो भी आपका न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेगा तो जो भी लेना आप लीजिए, है ना। तो ये था हमारा सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं कि कभी भी हमको अगर हमारा साइड लाइन ब्रांच लाइन से अगर मेन लाइन पे हॉलो टब्स को लाना है तो कैसे आएगा वो हॉलिस टब्स को, है ना। तो इस पिक को छोड़ के अगले पिक में हम लोग चलते हैं कि देखिए जैसे यहाँ पे है, ये हमारा साइड लाइन है, ये साइड लाइन से जब टब्स आएंगे तब क्या करेंगे हम लोग, आने से पहले ही मतलब कर देंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ये मूवेबल है, ये रेल, ये पार्ट, ये सेक्शन, इसको क्या करेंगे हम लोग एक हुक से इसको इस तरफ ले आके अटैच कर देंगे और ये ऐसे आ जाएगा, है ना। अब क्या होगा कि जो भी मेरा टब्स आएगा वो इधर आएगा और इसके बाद इस तरफ मूवमेंट करके हमारा मेन लाइन में चला जाएगा। एक और पिक में देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिए हम लोग और ये जो आया हमारा मेन लाइन में चला गया, है ना। उसके बाद अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है हॉलेज ट्रैक से ही रिलेटेड, वो है हमारा पुली। देखिए होता क्या है कि हम लोग सबको ही जानते हैं कि रोप, कॉलेज में रोप यूज करते हैं। अब रोप मूव करेगा तो जमीन पे अगर रगड़ाएगा या फिर जब कर्व्स में रहेंगे तो साइड से घूम के जाएगा ना जी। मान लीजिए जैसे कर्व में है तो ऐसे अगर जा रहे हैं तो रस्सा भी, जैसा जैसा ट्रैक का मूवमेंट होगा वैसा वैसा रस्सा का मूवमेंट होगा। तो इस तरफ आपका कोयला का साइड से पिलर से, ये मतलब चारों तरफ तो साइड ही है ना। तो अब क्या होगा कि जब भी रस्सा इधर से टर्न करेगा तो इधर टकराएगा, टकराएगा तो वेयर एंड टियर होगा, ठीक है। अगर लेवल में भी चल रहा है तो जमीन पे रगड़ाते हुए जाएगा, तो ये वेयर एंड टियर से हमारे रस्सा का लाइफ कम हो जाएगा, मतलब कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज,
जब भी रस्सा को हम लोग अगर पकड़ते भी हैं साइड करने के लिए, कभी भी हाथ से अगर गलती से पकड़ाता है, तो जब रस्सा रगड़ाएगा तो उसमें से वायर्स निकलने लगेंगे उसके स्ट्रैंड से, तो क्या होगा कि हमारे हाथ में लग जाएगा वो, और बहुत ज्यादा वो डेंजरस भी होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पुली का यूज करते हैं कि वेयर एंड टियर नहीं होने देगा और हमारे रोप का जो लाइफ है उसको एनहांस करेगा। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा चीज क्या है, अब रस्सा रगड़ रहा है, रगड़ने के चलती रस्सा के मूवमेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा जो कि डायरेक्टली अफेक्ट कर देगा आपके टब्स का मूवमेंट को। तो आपको ये सब चीज से बचाने के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिसको कहते हैं हम लोग पुली। पुली हमारा फ्रिक्शन पुली यूज कर सकते हैं या फिर रोलर पुली यूज कर सकते हैं, वर्टिकल रोलर पुली। यहाँ पर जो दिख रहा है ये हो गया हमारा फ्रिक्शन पुलिस, ठीक है। अब रोलर पुली देखते हैं। इसके बाद इसी में क्या है कि इसी के ऊपर हमारा देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ रस्सा का निशान भी दिख रहा है आपको इस पिक में। तो इसी के ऊपर रस्सा रगड़ाते रगड़ाते जाता है आराम से, और इसमें रस्सा का लाइफ बहुत हद तक बचा रहता है, कोई वेयर एंड टियर नहीं आता है। ये बहुत अच्छा चीज है। और ये जैसे जैसे रस्सा मूव करेगा वैसे वैसे ये देखिए एक्सल माउंटेड है और ये रोटेट करते रहता है ना। उसके बाद अब बात कर लेते हैं रोलर पुली के बारे में। वर्टिकल रोलर पुली जो हम लोग यूज करते हैं, ये मान लीजिए आपका एक्सल है, इसमें एक ठो मूवेबल पुली आप लगा दिए। इसको जनरली कहाँ पे लगाते हैं, कर्व्स में लगाते हैं, या फिर वहां जहां पे बहुत स्टीप टर्निंग रहेगा वहां पे हम लोग लगाएंगे, है ना। तो ये क्या करेगा कि जैसे हम लोग सबको जानते हैं कि रस्सा अगर मूव कर रहा है तो वो उसका टेंडेंसी क्या होगा कि साइड्स की तरफ भागने का। तब ना, अब मान लीजिए जैसे कर्व है यहाँ पे, ये जैसे आपका रेल है, ठीक है। अब ये जो रस्सा जा रहा है हमारा, इसका क्या टेंडेंसी रहे कि इस साइड की तरफ जाने का, और हमारा क्या है मोटिव कि इसको साइड तक न जाने दें। तो एक काम कर सकते हैं कि इसमें हम रोलर पुली लगा दें, या फिर वर्टिकल रोलर पुली। जैसे अगर डायरेक्ट रोप का केस है, ये तो एंडलेस वाला दिखाया गया है। डायरेक्ट रोप में क्या होगा कि सिंगल ट्रैक रहेगा ना, तो उसमें क्या करेंगे हम वर्टिकल रोलर पुली खड़ा कर दिए साइड के पास, ठीक है ना। एक या एक से ज्यादा खड़ा करेंगे, एक खड़ा करेंगे तो वैसा पोजीशन पे खड़ा करेंगे जहां पर रस्सा सबसे पहले टकराएगा, और उसी पॉइंट पे अगर रोलर लगा देंगे तो वो साइड से इतना दूर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लगा देते हैं तो रस्सा अगर यहाँ टकराता है तो उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर न टकराए, तो ऐसा पोजीशन पे, या फिर दो तीन रोलर लगा देंगे जिससे वो आराम से इधर से रोप का मूवमेंट स्मूथ होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वर्टिकल रोलर पुली यूज करते हैं। वर्टिकल रोलर पुली जनरली स्टीप टर्न्स या फिर हमारा कर्व्स में यूज किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कोड ऑफ सिग्नल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमको टब्स का मूवमेंट कराना है। अब हम यहां से मान लीजिए 25 पिलर दूर हमको कुछ बोलना है कि भैया आप या तो नीचे भेजो या तो ऊपर करो, कुछ भी करो टब्स का मूवमेंट। तो हम चिल्लाएंगे तो नहीं सुन पाएगा, जो बात है क्लियर नहीं सुन पाएगा वो। तो उस चीज में हमको क्या करना पड़ेगा कि सिग्नल्स देना पड़ेगा। सिग्नल भी दीजिएगा तो सीटी मारिएगा तो कुछ नहीं होगा। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये माइन है, अंडरग्राउंड माइन है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर सकते हैं वो है एक्सप्लोजन या हीटिंग वगैरह का। तो अगर इन्फ्लेमेबल मिक्सचर हुआ तो आपका भाई जो भी सिग्नल अरेंजमेंट आप यूज करिएगा वो आपका अगर एक्सप्लोजिव मिक्सचर प्रेजेंट भी रहता है तो उसको इग्नाइट न करे, ऐसा होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सिग्नलिंग अरेंजमेंट होता है वो इंट्रिंसिकली सेफ होता है, ठीक है ना। और इसका जो वोल्टेज होता है वो 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं होगा, है ना। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि सिग्नल्स कैसे काम करेगा। सिग्नल्स काम कराने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये देख रहे हैं यहाँ पर दो तार रहता है। अब सिग्नल जब भी देना होगा तो उस टाइम हम क्या करेंगे कि एक लंबा रॉड लेंगे लंबा सा, और उसको इसमें रगड़ेंगे, पकड़ेंगे इसको और वायलिन की तरह बजाने लगे उसको। ये हो गया एक तरीका जो हमारे माइंड्स में यूज होता है। दूसरा तरीका हमारे माइंड्स में क्या यूज होता है कि आप इसमें एक तार बांध के छोड़ दीजिए और इसको मतलब छोड़ दीजिए ऐसे ही। उसके बाद जब आपको घंटी देना होगा तब आप इसके ये जो तार है आपका दूसरा एंड है, इसी में रगड़ते रहिए। तो उसके बाद जहां भी ऑपरेटर होगा उसके पास घंटी जाएगा और साथ साथ एक छोटा सा बल्ब भी जलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और वो जो पिछला स्लाइड में वो आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में रुकना है, 2 घंटे में हमको लोल करना है मतलब नीचे भेजना है, 3 घंटे में हमको स्टार्ट करना है, और उसके बाद 4 घंटे में हमको ऊपर भेजना है, हॉल अप करना है ना, या फिर हॉल आउट जो भी लिखा हुआ है वहां पे, है ना। अब बात कर लेते हैं रिलेटेड लेजिस्लेशन का। सबसे पहला तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि 20 सेंटीमीटर क्यों है, मतलब 20 सेंटीमीटर होता है।
अब 20 सेंटीमीटर क्यों होगा ये भी पता चल गया कि मान लीजिए आपका 2 टब आपको अटैच करना है और इन दोनों के बीच में आपका जैसे अगर स्पेस कम रहेगा तो आप अटैच ही नहीं कर पाएगा दोनों का एफिशिएंटली। मेरा मेन मोटिव क्या है मायने में काम करने का, सेफली हम कोयला को निकालें। तो सेफली इन द सेंस किसका सेफ्टी, जो आदमी काम कर रहा है उसका सेफ्टी, तो उसी के लिए हमको ये 20 सेंटीमीटर कम से कम गैप इसका रखना पड़ेगा। हाँ, अब इतना भी गैप मत कर दीजिए कि जब आपका कर्ब्स नेगोशिएट करे तो एक गाड़ी पार हुआ और अगला गाड़ी 1 मीटर के बाद आ रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब कंसिडरेबल हो, तो इसीलिए 20 सेंटीमीटर का देखा गया है ना। उसके बाद जो भी रोप हम लोग यूज करते हैं वो कम से कम 6 महीना में रिकैप हो जाना चाहिए, और ये किसके देख रेख में होगा, एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंट पर्सन का। और कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होते हैं, जो आदमी 20 साल का उम्र पार कर चुका हो और जिसको मैनेजर रिटर्न अथॉरिटी दिया हो उस एक पर्टिकुलर काम कराने के लिए और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होल्ड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्पिटेंट पर्सन। ओके, और ये जो है 6 मंथ का अवधि जो होता है, जो हम लोग बता रहे हैं कि 6 महीना में हो जाना चाहिए रिकैपिंग, ये कम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, आपका कैसा वेयर एंड टियर वगैरह है आपके रोप में। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो भी 30 मीटर से ज्यादा लेंथ होगा हॉलेज रोडवे का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सिग्नलिंग अरेंजमेंट देखेंगे। और सिग्नलिंग अरेंजमेंट कैसे क्या होता है वो हम लोग सभी देख चुके हैं कि इंट्रिंसिकली सेफ होगा, 30 वोल्ट से ज्यादा उसमें पावर नहीं जाएगा। ओके, एक बार हम ये ऑफ कर देते हैं। अच्छा, ऑफ नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद एक और लेजिस्लेशन का ही पार्ट ये है कि जो भी हम लोग कपलिंग अरेंजमेंट यूज कर रहे हैं उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 7 या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो भी हम लोग, इसी में दिया गया है कि जो भी कपलिंग अरेंजमेंट यूज कर रहे हैं उसको 3 साल के अंदर अंदर आप जो है रिटेस्ट उसको करा लीजिए उसको, है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ओवरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है विथ रिस्पेक्ट टू हॉलेज सिस्टम के बारे में या फिर हॉलेज रोडवे वगैरह, है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कि जितने भी मैन होल्स होंगे हॉलेज रोडवे में उनको सेफ क्लीन ये सब कुछ रखना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। मैन होल्स वगैरह क्या है ये हम लोग सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब सेफ्टी डिवाइसेस डिस्कस करेंगे, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। उसी में स्टॉप ब्लॉक, रनवे स्विच और अदर सेफ्टी डिवाइसेस वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज हम लोग देखेंगे। उस मतलब ओवरमैन देखेंगे। ओके, उसके बाद क्या है कि अगर कोई भी रोप, चेन, सिग्नल, ब्रेक्स, जिग पुली या कोई भी अदर पार्ट जो होगा वो अनसेफ वर्किंग कंडीशन में है तो उसको वो तुरंत उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर करेंगे, उसको उपयोग में नहीं लाएंगे। ये हो गया हमारे ओवरमैन का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, उसके बाद क्या है कि हमारा जो भी पर्पस, मतलब इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन या मेंटेनेंस का पर्पस छोड़ के कोई भी दूसरा आदमी हॉलेज रोडवे में नहीं जाना चाहिए। ओके, अब चलिए इंस्पेक्शन का बात कर लेते हैं। इंस्पेक्शन में क्या है, सबसे पहला कि हर 24 घंटे में कम से कम एक बार हॉलेज इंजन, ब्रेक व्हील्स, रोप और जितने भी अदर अप्लायंसेज हैं उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। और वो कौन करेंगे, वो एग्जामिनेशन कौन करेंगे, एक कॉम्पिटेंट पर्सन करेंगे। ओके, उसके बाद हर 7 दिन में कम से कम एक बार, याद रखिएगा कम से कम एक बार, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन हर 7 दिन में होना चाहिए वो, है ना। क्या होगा, एग्जामिनिंग होगा। किसका एग्जामिनिंग होगा, हर वो ट्रैक का एग्जामिनिंग होगा जिसपे हॉलेज चलता हो, और वो हॉलेज मैकेनिकल पावर से चले या ग्रेविटी से चले, सबका इंस्पेक्शन होगा। उसके बाद इस हॉलेज में जो भी अदर सेफ्टी कंट्रीवेंसेस है उसका भी इंस्पेक्शन कॉम्पिटेंट पर्सन करेंगे कम से कम एक बार हर 7 दिन के अंदर। ठीक है, उसके बाद और क्या है कि बफर जो भी यूज हो रहा है, ड्रॉबार जितने भी हैं टब्स में, और बाकी जितने भी सेफ्टी कैचेस यूज कर रहे हैं या फिर कपलिंग चेन और जो भी अटैचमेंट है उसका भी एग्जामिनेशन होगा कम से कम एक बार हर 14 दिन के अंदर। कौन करेंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन करेंगे। और जब ये एग्जामिनिंग कर लेंगे तो उसके बाद वो अपने बाउंड पेज बुक में सब कुछ लिखेंगे और डेट एंड साइन भी साथ ही साथ करेंगे। ओके ओके, उसके बाद एक रेगुलेशन नंबर 99 भी है। रेगुलेशन नंबर 99 ये कहता है कि एक ओवरमैन या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन हमारा जितने भी हॉलेज रोडवे हैं या फिर ट्रैवलिंग रोडवेज हैं उनको एग्जामिन करेंगे। कब करेंगे, कम से कम एक बार करेंगे हर 7 दिन के अंदर अंदर। ओके, और जो भी एग्जामिनेशन होगा उसको अपने बाउंड पेज बुक में लिख दीजिए और लिखने के बाद उसको डेट एंड साइन कर देंगे। ये था आज का पूरा कंप्लीट लेक्चर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा
जो भी सेफ्टी डिवाइसेस वगैरह हम लोग कॉलेज में यूज़ करते हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड जहाँ भी रहिए सेफ रहिए, बाहर निकलिएगा तो मास्क लगा के निकलिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।